अ, तो लाल सलाम साथियों। साथियों मतलब कॉमरेड्स, और लाल सलाम मतलब रेड सैल्यूट, आप सब जानते हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आज चे गुवेरा का जन्मदिन अ, आसाम में घटी उस घटना के बहुत जल्द बाद आ गया, जिसमें कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधनों में लाल सलाम और कॉमरेड यानी साथी का इस्तेमाल किया था। तो आज सारी दुनिया चे गुवेरा को याद करते हुए लाल सलाम कॉमरेड कह रही है। तब इन शासकों को यह समझना चाहिए कि लाल सलाम कॉमरेड कोई गुनाह का नाम नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्ध संबोधन का नाम है। अपने याद अपने अपने प्रतिबद्ध साथियों की याद करने का नाम है। आज चे गुवेरा के 92nd जन्मदिन के मौके पर, 92वें जन्मदिन के मौके पर, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग बात कर रहे थे मार्क्स के जन्मदिन के दिन और लेनिन के जन्मदिन के दिन, कि जैसे मार्क्स और एंगल्स के नाम को कभी अलग से नहीं देखा जा सकता है, वैसे ही कभी भी चे के नाम को फिदेल से काट करके नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए आज हम जब याद कर रहे हैं फिदेल कास्ट्रो को भी याद करेंगे चे गुवेरा पर बात करते हुए। और ये याद करना इसलिए भी जरूरी है कि जब फिदेल कास्ट्रो और चे गुवेरा और उनके साथियों ने मिलकर क्यूबा के भीतर क्रांति को सफलता से अंजाम दिया, तो उस वक्त में उसके अगले ही रोज जब फिदेल कास्ट्रो ने और बाकी क्रांतिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण किया, उसके अगले ही रोज चे गुवेरा को, वो पैदा तो हुए थे अर्जेंटीना में, लेकिन उन्हें क्यूबा की नागरिकता दी गई। और नागरिकता मात्र सामान्य अर्थों में नहीं दी गई, बल्कि ये लिखा गया कि वे क्यूबा के ही नागरिक हैं बाय बर्थ, जन्म से ही, भले ही उनका जन्म दूसरे देश में हुआ था। तो मैं पहले संक्षेप में कुछ बातें, मैं समझता हूँ चे गुवेरा का जीवन इतना ज्यादा फैला हुआ है, बहुत छोटा सा जीवन उन्होंने जिया, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा उनका काम का विस्तार इतना ज्यादा है कि हम उसके भीतर अगर यूं गोता लगाने लगेंगे तो फिर कहीं आधे घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे के समय की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। तो मैं चे गुवेरा के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखते हुए और फिर उनके बारे में तरह तरह के जो कयास लगाए जाते हैं, और जो उनके जीवन के बाद भी जो चीजें हुई, और कैसे उनके जीवन के कुछ 2-3 प्रमुख पहलू बहुत ही खास तौर से हमको याद रखने चाहिए, उन पर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि ये बातचीत का सिलसिला आधे पौन घंटे के भीतर समाप्त हो जाए। दरअसल आज एक और भी शाम को एक कार्यक्रम में राजनीति के सवालों पर एक संबोधन, एक संवाद के कार्यक्रम में मुझे रहना था, लेकिन जब मुझसे बिहार के एआईएसएफ के साथियों ने कहा कि चे गुवेरा के जन्मदिन के दिन आपको वक्त निकालना होगा, तो ये न केवल मेरे लिए गौरवपूर्ण था, सम्मान्य था, बल्कि एक बिहार का जो मेरे साथ में रिश्ता पिछले करीब 10 वर्षों में बना है, वो उसकी आत्मीयता का भी एक सबूत है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज के ही दिन एक साथी ने एक अपने फेसबुक की पोस्ट पर ये लिखा, चे गुवेरा को याद करते हुए, कि क्या जो चे को याद करने का उन्हें हक भी है, जो अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड पर चे को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के सामने बैठकर, जिनके सामने कोई लोग नहीं है, ऐसे लोगों को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें चे को याद करने का कोई हक भी है। मैंने इस पर गंभीरता से सोचा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं भी चे का मुरीद होने के साथ साथ इस बात में यकीन रखता हूं कि
आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स की जगह हमारे साथ में, हमारे मूवमेंट में कम होती है। इंटेलेक्चुअल्स की जगह होती है, उनका सम्मान भी करना चाहिए। इवन मैं समझता हूँ कि आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स के पास भी कई बार ऐसी बातें होती हैं कहने की और सोचने के लिए कि हमें उन पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। केवल इस नाते उनको रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि वे बाहर सड़कों पर निकल करके तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं खुद आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मैं इंटेलेक्चुअल भी अपने आप को नहीं मानता हूं। मैं एक एक्टिविस्ट हूं और एक स्टूडेंट हूं, थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूं। तो उस नाते से मुझे ये वाकई लगता है कि ये एक सवाल तो है हम सबके सामने कि आज जिस दौर में हम हैं, वहां आज हम जब चे गुवेरा के जैसे लोगों की के जीवन संघर्ष को याद करते हैं, उनके जन्मदिन पर उनकी याद में हम कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो क्या इतना काफी है या इतना करके हमें संतुष्ट होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बिल्कुल नाकाफी है। बेशक हम लोग ये करते भी नहीं आए हैं, लेकिन ये आज के दौर की कुछ कुछ तो ये है कि आज के दौर के कुछ बाध्यकारी हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, एक बीमारी का नाम लेकर के, कई बार उसके बहाने की वजह से भी, कई बार उसकी आड़ में भी ये हमें करना पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी सोचता हूँ कि ये एक मौका भी है, ये एक मौका भी है जब हम इन लोगों के बारे में अक्रॉस द ग्लोब सोच सके। अगर आज हम मान लीजिए जब कोविड-19 का खतरा नहीं होता, तो हम किस तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे होते, हम किस तरह के लोगों से बात कर रहे होते। हम आमतौर पर अपने शहर के कुछ 20, 25, 50, 100, 200 युवा, बुजुर्ग, सोचने समझने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोगों को आमंत्रित करके कोई कार्यक्रम कर रहे होते, जिसमें चे गुवेरा पर कोई भाषण दिया जाता, हो सकता है कोई फिल्म दिखा दी जाती। लेकिन आज हमारे सामने जो स्थितियां कोविड-19 की वजह से बनी है, उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम लगभग देश भर में फैले हुए लोगों के साथ में संपर्क, राब्ता कायम कर सकें। और संपर्क कायम करने का मतलब ये नहीं है कि कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम किए जाएं, कार्यक्रम करने के लिए संपर्क किए जाएं, बल्कि संपर्क कायम करने का मकसद ये होना चाहिए कि हम योजना बनाएं कि इस दौर से जैसे ही हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, दूसरे दौर में प्रवेश करते हैं, तो हमारे पास लोग होने चाहिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो जमीनी कार्रवाई के लिए तत्काल एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से तैयार हो। तो मैं समझता हूँ इसलिए ये मेरा उन लोगों को जवाब है जो ये कह रहे हैं कि क्या उन्हें ये हक भी है जो आकर के फेसबुक लाइव पर या वेबिनार पर बात कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनकी इच्छा का सम्मान भी करता हूँ, उनकी आशय समझता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी कहता हूँ कि किसी भी प्रयास को कमतर आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो चे गुवेरा के बारे में आपको मैं बता रहा था कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई ब्यूनस आयर्स में, वो अर्जेंटीना में पैदा हुए थे और वहाँ वो डॉक्टर होने तक रहे। जब उन्होंने डॉक्टर के ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की तो उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक मोटरसाइकिल, जिसका नाम लैटिन में कुछ उसको कहते हैं, लेकिन वैसे उसका नाम है द पावर, अंग्रेजी में अगर उसको ट्रांसलेट करें तो एक बुलेट जैसी बड़ी भारी भरकम मोटरसाइकिल के साथ में उन्होंने अपने एक दोस्त को साथ में लेकर के अपने परिवार के विरोध के बावजूद पूरे लैटिन अमेरिका की एक यात्रा की और वो लैटिन अमेरिका घूमे और उस घूमने के पीछे एक मकसद उनका ये भी था कि वे लैटिन अमेरिका, अमेरिकी उपमहाद्वीप के पूरे जीवन को, उसकी विभिन्नताओं को समझें और उनका चाहना था कि वो माचू पिच्चू के जो सभ्यता थी 12-13 शताब्दियों पुरानी, उस शताब्दी के अवशेषों को देख करके वहां अपनी यात्रा खत्म करें। तो एक नौजवान 19-20 साल के लड़के से ये उम्मीद कि वो अपने देश के भूगोल और उसके इतिहास को
उसके वर्तमान, उसके परिवेश को जानने की इतनी उत्कट आकांक्षा रखता है कि केवल घूमने फिरने के मकसद से ही नहीं, बल्कि इस नाते से कि वो वहाँ लोगों को, उनके जीवन को समझने की कोशिश करे। तो वो उन्होंने एक यात्रा की जो आप सब जानते हैं, मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से उन्होंने उसे दर्ज किया। वो किताब भी छपी है मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से। यूट्यूब पर फिल्म भी उपलब्ध है। आप में से जिन लोगों ने उसके बारे में नहीं जाना है या वो फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। ये मेरे ख्याल से बुनियादी पहला एक मौका था चे गुवेरा की जिंदगी में, जिसने उन्हें चे जो बाद में बने, उनका असल नाम चे नहीं था, अर्नेस्टो गुएवारा उनका नाम था, लेकिन बाद में उन्हें चे कहा जाने लगा। क्यूबा के क्रांतिकारी साथियों ने, दोस्तों ने मिलकर उनका नामकरण चे कर दिया था। चे, दरअसल चे का अर्थ होता है अर्जेंटीना में चे को एक तरह के दोस्त को हेलो के संबोधन की तरह से इस्तेमाल किया किया जाता है। तो उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई जिस दिन खत्म की, और बमुश्किल 20 दिन के भीतर, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई यानी एक एक ग्रेजुएशन की डॉक्टरी खत्म करके वो मोटरसाइकिलों पर, अपने मोटरसाइकिल पर निकल गए यात्रा पर। और उसके बाद आकर के उन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया मेडिसिन में, मेडिकल एजुकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल हुई उनके हाथ में, और 20 दिन के अंदर वो अर्जेंटीना छोड़ करके अपने देश के बाहर ग्वाटेमाला चले। और उनका मकसद था कि वो किसी न किसी तरीके से अपने इस मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ किसी न किसी राजनीतिक कार्रवाई का हिस्सा बने। वो उन्होंने जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि किस तरह ग्वाटेमाला हो, मेक्सिको हो, वो कोस्टा रिका भी गए, और वहां उन जगहों पर जो क्रांतिकारी समूह थे, यहाँ तक कि आपको मैं अगर तारीखवार बताऊं तो 1952 के आसपास एक मूवमेंट वहां पर हुआ था, जिसमें जिसमें क्यूबा के जो जो मूवमेंट था वो असफल मूवमेंट रहा था। तो वहां के बहुत सारे क्रांतिकारी आकर के कोस्टा रिका में, ग्वाटेमाला में और ये नजदीक के जो देश थे इनमें छिप गए थे। तो ये जो स्थिति हुई उसके भीतर उनकी मुलाकात वहां पर एक महिला साथी से हुई पेरू में। और वो हटिल्डा उनका नाम था शायद, मुझे ठीक ठीक नाम याद नहीं है, लेकिन उनसे उनकी मोहब्बत हुई। वो क्रांतिकारी थी, वो मार्क्सवाद जानती समझती पढ़ती थी। उनके जरिए चे गुवेरा ने भी पढ़ा और उनके बीच में मोहब्बत हुई, और मोहब्बत के बाद उन्होंने उनसे शादी की। ये शादी बाद में चल करके टूट गई, डाइवोर्स हो गया, लेकिन उनके राजनीतिक रास्ते पर वो एक दूसरे के साथी बने रहे। तो यही इसी तरह से उनकी मुलाकात सबसे पहले राउल कास्त्रो से हुई, जो फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे और कम्युनिस्ट समूह में शामिल भी थे। फिदेल कास्त्रो तब तक डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में ज्यादा जुड़े हुए थे। तो फिदेल कास्त्रो जब छूट करके आए, जेल में थे वो अपने उस विद्रोह के बाद, असफल विद्रोह के बाद उन्हें जेल हो गई थी। जेल से जब वो छूट करके आए और मेक्सिको में उनकी मुलाकात किसी एक घर में रात में हुई, चे गुवेरा के साथ पहली मुलाकात। और सुबह होते होते चे लिखते हैं कि हम दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि क्यूबा के मुक्ति की जो कार्रवाई होगी, क्यूबा के इंकलाब की जो कार्रवाई होगी, उसमें मैं अभिन्न रूप से शामिल रहूंगा। उन्हें जो नई रणनीति बनी और जो नया मोर्चा और नए लोगों का जो समूह बना इंकलाबियों का, कि आगे चल करके किस तरह से हम इसको अंजाम देंगे, तो उसमें चे गुवेरा की भूमिका ट्रुप डॉक्टर की थी, कि वो उन लोगों के, क्रांतिकारियों के दल में एक डॉक्टर की हैसियत से शामिल थे। बमुश्किल 8 महीने के भीतर जो हालात बने और चे गुवेरा ने अपनी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई, जो राजनीतिक परिपक्वता उन्होंने हासिल की थी, मार्क्स को पढ़ करके, लेनिन को पढ़ करके, स्टालिन को पढ़ करके,
इसके बारे में मैं और भी आगे बात करूंगा, लेकिन जो उन्होंने दिखाई थी एक राजनीतिक परिपक्वता, उसका नतीजा ये हुआ कि 8 महीने के भीतर ही वे कमांडर बना दिए गए। अपनी जो एक टुकड़ी थी, जो 2 टुकड़ियों की तरफ से, तो जब क्यूबा में 1958 में और 58 के आखिरी महीने में यानी दिसंबर में, जब इन्होंने ग्रानमा जो जहाज था, जिस जहाज के जरिए ये क्रांतिकारी क्यूबा तक पहुंचे थे, और ग्रैंडमा क्यूबा में पहुंच करके ये बिखर करके अलग अलग हिस्सों में चले गए थे। तो सिएरा मास्त्रा की जो पहाड़ी इलाका था क्यूबा का, वहां से एक जो दस्ता था, छापामार दस्ता, गुरिल्लाओं का दस्ता था, उन्होंने वहां अपना कैंप लगाया और 2 अलग अलग तरफ से उन्होंने सेंटर को घेरने की कोशिश की, क्यूबा के केंद्रीय हिस्से को घेरने की कोशिश की, जहां पर बटिस्टा, एक तानाशाह, बटिस्टा नाम का तानाशाह राज कर रहा था, और जिसका सीधा संबंध अमेरिका की जो शोषण करने वाली कंपनियां थी, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी उसका नाम था, उसके साथ में था। तो वो क्यूबा के लोगों के श्रम का शोषण करके, क्यूबा के संसाधनों का, जमीन का, खेती का शोषण करके इस यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को सप्लाई किया करते थे चीजें, और ये फिदेल कास्ट्रो ने इसके खिलाफ लोगों को एकजुट किया था। तो इसी में जब ये करीब 80-81 लोग थे जो छापामार गुरिल्लाओं के दस्ते में शामिल थे, इन्होंने वहां स्थानीय ग्रामीणों को अपने साथ में मिलाया हुआ था, और बहुत सारे युवाओं को उन्होंने फौजी कार्रवाई के लिए अंदरूनी तौर पर तैयार करके रखा था कि जब ये हमला करेंगे तब इन्हें गांव के लोगों का, गांव के भीतर तैयार हुए क्रांतिकारी साथियों का सहयोग इनको हासिल होगा। उन्हीं में एक क्रांतिकारी महिला थी, अलीडा मार्च। अलीडा मार्च से चे गुवेरा ने क्रांति के बाद जब वो वहाँ रहने लगे, तब उन्होंने शादी की, और अलीडा मार्च भी क्रांतिकारी, ठीक उसी तरह जैसे हिल्डा एक क्रांतिकारी साथी थी, अलीडा मार्च भी उनकी क्रांतिकारी साथी बनी। और अलीडा मार्च जो थी वो उनसे उनके संतानें हुई। उनमें से एक अलीडा चे गुवेरा, उनसे हम लोगों में से कुछ लोगों को 2 बार मिलने का मौका मिला हाल में। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया रशिया के भीतर जो फेस्टिवल था, यूथ फेस्टिवल, उसमें अलीडा चे गुवेरा की छोटी बेटी जो खुद भी डॉक्टर हैं, वो वहाँ आई थी। और उसके बाद अभी हाल में पिछले साल या पिछले साल से पिछले साल वे भारत आई थी, दिल्ली आई थी, और केरल गई थी, और नेपाल गई थी, तब भी उनसे मिलने का हम लोगों को मौका मिला था। तो अलीडा मार्च जो थी वो भी एक उनकी क्रांतिकारी दोस्त थी, साथी थी, जिनसे उन्होंने बाद में शादी कर ली हिल्डा से तलाक लेने के बाद। और बहुत सारे दिलचस्प किस्से उनके, दोनों की, इन दोनों ही पत्नियों ने उनकी बायोग्राफी लिखी है, माय डेज विद चे, तो माय लाइफ विद चे। इन ये किताबें उपलब्ध हैं, आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत दिलचस्प किस्से उसमें से निकलते हैं। एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ, चे गुवेरा जब इन लोगों ने क्रांति को वहां पर संभव किया, नहीं, मैं पहले आपको चे गुवेरा के बारे में, जीवन के बारे में बताता हूँ, किससे आपको बाद में बताता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं ना? जी, तो ये किस्से का आशय ये है कि जब चे ने क्यूबा की क्रांति में जब सब साथियों के साथ कामयाबी से संपन्न कर ली, तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई इंडस्ट्री मिनिस्टर की। देखिए, वो थे एक डॉक्टर, उन्हें बनाया गया इंडस्ट्री मिनिस्टर, और इंडस्ट्री मिनिस्टर होता था जिस डिपार्टमेंट के भीतर, वो था एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो खेती के भीतर हमें किस तरह के बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि हम खेती से होने वाली पैदावार और सरप्लस को इंडस्ट्रीज, किस तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप करने में
इसे शामिल करें। ये 1959 की बात थी, शुरुआत की, और 1959 में 6-7 महीनों के भीतर ही उनको एक और चार्ज दिया गया। वो चार्ज था उन्हें विदेशों में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1959-60 का जो वक्त था वो एक गृह शीत युद्ध का वक्त था। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में भयंकर शीत युद्ध था, और उसी वक्त में क्यूबा की क्रांति को सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका इसके बिल्कुल इसको नेस्तनाबूद करने की हद तक गया हुआ था। अमेरिका ने और एफबीआई ने लगातार कोशिशें की थी कि किसी तरह से क्यूबा में क्रांति ना हो पाए। इसके लिए उन्होंने फिदेल कास्ट्रो को पहले, क्रांति के पहले पकड़ा भी, उनके ऊपर मुकदमे भी चले। सैकड़ों हजारों लोगों को जो क्यूबा के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति सिंपैथी रखते थे, उन्हें पकड़ करके बंद कर दिया अमेरिका की जेलों के भीतर एफबीआई के और सीआईए के एजेंट्स ने। तो ये सारी कोशिशें तो चल रही थी। इसलिए फिदेल कास्ट्रो को और चे गुवेरा को और अन्य साथी नेताओं को ये जरूरी लग रहा था कि हमें बाहर की दुनिया में से भी कुछ देशों का समर्थन चाहिए होगा। तो इसके लिए फिदेल कास्ट्रो ने चे गुवेरा को अपना एक राजदूत बना करके, अंतरराष्ट्रीय राजदूत बना करके एशिया के, अफ्रीका के और अनेक अन्य देशों की ओर भेजा। तो उस वक्त वो भारत भी आए थे। भारत आने पर उनको वो नेहरू जी से मिले थे। नेहरू जी के बारे में उन्होंने बहुत ही उच्च ख्यालात प्रकट किए हैं। आज बीबीसी में फिर से एक लेख है, उसके पहले इंडिया टुडे में कुछ लोगों ने लेख लिखा था, और उसकी पड़ताल की थी हमारे जनसत्ता के पूर्व संपादक साथी ओम थानवी जी ने, जिन्होंने उस वक्त जब चे गुवेरा भारत आए थे तो उन्होंने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या अनुभव लिए थे, उनके बारे में उनके कुछ लेख प्रकाशित हुए थे। उन्हीं को आधार बना करके ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जब वो आए तो वो यहाँ पर जो खेती के केंद्र थे वो कैसे चलते हैं, जो हैंडलूम्स थे वो कैसे चलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री किस तरह से भारत में काम करती है, इन जगहों को जाकर के देखा। बहुत फेमस एक फोटो है उस वक्त का, एक गांधी टोपी पहने हुए किसान से वो गले मिल रहे हैं, और बुजुर्ग किसान हैं, और वो उस बड़े आत्मीयता से उससे गले मिल रहे हैं। ये दिल्ली के पास का कोई गांव था जहां वो गए थे। वो कोलकाता भी गए थे, और कोलकाता में भी उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे वहां पर जिन लोगों से वो मिले, उनमें कोई एक कृष्णा नाम के सज्जन थे जो अभी तक मिस्ट्री है कि वो कौन थे, लेकिन उससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। ये कृष्णा ने जो बातें, उन्होंने फिदेल कास्ट्रो को अपनी रिपोर्ट में भी लिखा कि कृष्णा ने जो मुझे बातें बताई, वो बातें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी तौर पर समझने की हैं, और हमें नॉन अलाइंड मूवमेंट और न्यूक्लियर के बारे में खास तौर से जो कृष्णा ने उन्हें कहा, वो कौन कृष्णा थे ये तो अभी तक जानकारी नहीं। लेकिन ये उन्होंने एक बड़ा रोल निभाया। एक डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने एक इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर, एक शांति राजदूत के तौर पर उन्होंने 14 देशों की यात्राएं की। वो यहाँ से बांग्लादेश भी गए, अन्य अन्य देशों में गए, और गांधी जी के भी उन्होंने काफी प्रशंसा की, क्योंकि गांधी जी के उस, मतलब उन्होंने ये लिखा था यहाँ से जाते वक्त या अपनी रिपोर्ट में कि ये वो जमीन है जहाँ जंग की बात, युद्ध की बात लोगों को एकदम सिहरन फैला देती है। युद्ध इनके लिए बहुत दूर की चीज है। ये लोग शांति से और अहिंसा में यकीन करने वाले लोगों का देश है। ये उन्होंने गांधी जी के बारे में अपनी राय प्रकट की थी, और गांधी जी के प्रति उनके दिल में बहुत सम्मान था, क्योंकि उनके मुताबिक साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद को जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में गांधी जी ने भारत से विदा किया था, वो दुनिया के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के भीतर एक बहुत बड़ी कड़ी था। तो उनका उस रूप में बहुत सम्मान था। लौट करके वो आए, और क्योंकि ये खबर चली थी कि फिदेल कास्ट्रो की तबीयत खराब हो गई है और उनको जहर देने की कोशिशें लगातार, उन्हें खत्म कर डालने की कोशिशें लगातार सीआईए, अमेरिका, एफबीआई ये करते रहते थे। तो जैसे ही उन्हें खबर मिली, वो विदेश में थे कि फिदेल की तबीयत खराब हो गई है, तो वो अपना दौरा बीच में ही छोड़ करके वापस हवाना पहुंचे। और
क्यूबा की राजधानी हवाना। और वहाँ हवाना में उन्होंने फिर उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी दी गई, और वो जिम्मेदारी थी वहाँ क्यूबा के नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट की। वो उनको बैंक की जिम्मेदारी दी गई। वे अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र को पढ़ा समझा। और वो उसके बारे में एक और दिलचस्प बात है कि उन्होंने 3 जगहों पर क्यूबा में ही ये प्रयोग करने की कोशिश की थी कि यहाँ से कैसे ये मुमकिन है कि हम मनी, धन का एक्सचेंज जो है वो खत्म कर दें। हम कैसे ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें धन की जरूरत या तो खत्म हो जाए या न्यूनतम रह जाए। तो वो कोशिशें भी उनकी, वो प्रयास भी चल रहे थे। इसके बाद में आपको जानकारी में है कि उसी वक्त के आसपास कांगो, अल्जीरिया और और भी कोई देश थे जो अफ्रीका के देश थे। उन मुल्कों के भीतर इंकलाब, अंगोला, हाँ, अंगोला के भीतर इनमें इंकलाब की सरगर्मियां शुरू हो गई थी। और वो ये सारे देश जो थे वो किसी न किसी यूरोपीय देश की कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे। तो उपनिवेशवाद से मुक्त होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में, चीन और जैसे अन्य देशों के भीतर, वैसे ही अफ्रीकी देशों के भीतर वो प्रक्रिया 60 के दशक में जाकर के तेजी से शुरू हुई। और ये सारे बड़े मुल्क थे। अल्जीरिया बहुत बड़ा देश है, और कांगो बड़ा देश है, अंगोला भी छोटा मोटा देश नहीं है। और ये सारे देश जो हैं ये क्यूबा से 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना बड़े देश थे, आबादी के मान से भी और क्षेत्रफल के मान से भी। लेकिन क्यूबा की तारीफ ये थी कि उन्होंने अपने इंकलाब को केवल अपने मुल्क में बचाने की कोशिश नहीं की। क्यूबा की तारीफ ये थी कि क्यूबा ने और उसके नेताओं ने इंकलाब की जरूरत को, मुक्ति की जरूरत को, जो दुनिया के बाकी हिस्सों में घुटन में रह रहे लोगों के भीतर, जो छटपटा रहे लोगों के भीतर मुक्ति की चाहत थी, उसको पहचाना और इन देशों के भीतर इंकलाबियों को मदद की। ये सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीयतावाद था। चे गुवेरा केवल अल्जीरिया के, वो केवल अर्जेंटीना के नागरिक नहीं थे। चे गुवेरा केवल क्यूबा के नागरिक नहीं थे। चे गुवेरा उस हर जगह के नागरिक थे जहां पर मुक्ति की कामना प्रस्फुटित होती थी, जहां मुक्ति की चाहत के फूल खिलते थे। इसलिए वो विश्व नागरिक थे। तो इस तरह से चे गुवेरा ने सोचा। 1965 के लगभग तक आते आते ये स्थिति हुई कि चे गुवेरा ने अपने भीतर, देश के भीतर जितने भी कोशिशें कर सकते थे, इस बीच में वहाँ की क्रांति को नाकाम करने की कोशिश हुई, फिर से लड़ाइयाँ हुई, और वो सब चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया, एक अर्थव्यवस्था को बनाया, उसमें अपने जैसे सोच रखने वाले, समाजवादी सोच रखने वाले देशों की मदद ली। एक बड़ा काम तो ये भी हुआ कि फिदेल कास्ट्रो डेमोक्रेट होने से क्रांतिकारी और विचारधारा की ओर मुड़े, और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के वो सेक्रेटरी बने, और कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने आजीवन अपनाए रखा, हमेशा वो उसके साथ जुड़े रहे। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के वो उन्होंने समझा कि इसकी क्या जरूरत है। और ये करते हुए चे गुवेरा जिस तरह से अपने क्यूबा के भीतर रह रहे थे, अब इसमें कई लोगों के कई अलग अलग तरह के मत हैं। चे लगभग कौन से सन में वहां से निकले थे? हाँ, 1 अप्रैल 1965 को चे गुवेरा ने फिदेल कास्ट्रो के नाम अपना एक विदाई पत्र छोड़ दिया था कि मैं अब जा रहा हूं। और जा रहा हूं मतलब मैं वहां जा रहा हूं जहां पर मुझे क्रांति की जरूरत, क्रांति को मेरी जरूरत होगी। चाहे मैं तंजानिया जाऊंगा या कांगो, जो उस वक्त जायरे कहलाता था, वहां जाऊंगा, या और जगहों पर जहां पर भी मेरी जरूरत होगी। तो वो उन्होंने ये कहा जाते हुए भी कि मैं हमेशा उस जगह
रहूंगा और क्यूबा का मैं हमेशा नागरिक रहूंगा। और वे फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में जो चल रही थी बोलीविया में, वहाँ शामिल हुए। बोलीविया के जो शासक थे वो अमेरिका परस्त थे और उन्होंने मदद की CIA और FBI को इस चीज़ में कि वो उन्होंने घेर लिया इन क्रांतिकारियों को, चे गुवेरा को पकड़ लिया और उसके बाद में उन्हें शूट कर दिया गया, उन्हें जान से मार दिया गया। वो तारीख थी 8 अक्टूबर 1967 को। 8 अक्टूबर 1967 को चे गुवेरा ने इस दुनिया से विदा ली। उसके पहले उन्होंने बहुत सारे देशों में, कांगो में, जैसे मैंने बताया, अल्जीरिया में, इन जगहों की फौजी कार्रवाइयों का भी वो हिस्सा बने, जहाँ पर सशस्त्र क्रांति के द्वारा वहाँ के तानाशाहों को अपदस्थ किया गया और सर्वहारा की तानाशाही को, जनता के पक्ष की सरकार को कायम किया गया। तो इस तरह से एक 1928 में वो पैदा हुए और 1967 में, यानी लगभग 39 ईयर्स, हाँ 39 साल की जिंदगी उन्होंने, छोटी सी जिंदगी जी, लेकिन उसके भीतर उन्होंने जबरदस्त काम किया। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों के भीतर एक एकता कायम करने की कोशिश की। OALS नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैटिन अमेरिकन सॉलिडेरिटी, ये बनाया। उन्होंने बाकी मुल्कों के भीतर यात्राएं करके और अपना पक्ष रख करके जबरदस्त तरीके से ट्रेड को बढ़ाया और एक दूसरे के साथ, इस ट्रेड के केंद्र में प्रॉफिट नहीं रहा, इस व्यापार के केंद्र में लोगों की जरूरतें पूरी करनी रही, लेकिन इसके केंद्र में कभी मुनाफा नहीं रहा। तो ये जो पूरा उनका एक जीवन वृत्त था वो इस तरह से समाप्त हुआ। और उनके अवशेष भी नहीं मिले थे। 1967 में जब वे मारे गए, उनको कत्ल किया गया, शूट किया गया, तो उनके अवशेष भी नहीं थे। केवल फिदेल कास्त्रो ने जब सामने मौजूद 10 लाख की भीड़ को संबोधित करके कहा कि चे गुवेरा की हत्या कर दी गई, लेकिन चे हमारे भीतर रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि उनकी वाकई हत्या कर दी गई। लेकिन उसके कई वर्षों के बाद में एक द न्यूयॉर्कर करके एक जो मैगजीन है, जिसके काफी प्रमुख एक तरह से बायोग्राफर हैं, जिन्होंने कई लोगों की जीवनियां लिखी हैं, जॉन ली एंडरसन। तो जॉन ली एंडरसन ने इनके ऊपर चे गुवेरा के जीवनी लिखने पर काम शुरू किया और करीब 800 पेज की एक जीवनी उन्होंने लिखी है, जो बहुत मशहूर है। दुनिया की जो बेहतरीन किताबें हैं, जो मतलब बेस्ट सेलर्स भी जिसको हम कहते हैं, वो उसमें शामिल है। जॉन ली एंडरसन की किताब है, उसका नाम है चे गुवेरा अ रिवॉल्यूशनरी लाइफ। तो वो जब चे गुवेरा की जीवनी लिखते हुए 1997 में बोलीविया पहुंचे, तो जॉन ली एंडरसन ने तमाम लोगों को इंटरव्यू किया और इस तरह से उन्हें वो जगह का पता चला जहां उनके शव को दफनाया गया था, चे गुवेरा के शव को। तो 1997 में चे गुवेरा के अवशेष बोलीविया से वापस लाए गए और क्यूबा में हवाना में रखे गए। उनके और जो किस्से हैं जो आपको बताना चाहता हूँ छोटे मोटे, वो ये हैं कि उनकी एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसमें वो एक बिल्कुल निर्विकार भाव से सख्त आंखें लिए हुए सामने देख रहे हैं, जो काफी टी शर्ट्स पर और चीजों पर आपने देखा होगा। वो उस चित्र का भी बड़ा दिलचस्प वो है। एक फोटोग्राफर थे अल्बर्टो कोर्डा जो थे, वो एक फैशन फोटोग्राफर थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि जो अमेरिका का कोस्टल एरिया था, वहां पर बेल्जियम से क्यूबा के लिए हथियार एक नाव में आ रहे थे, एक नाव जहाज में आ रहे थे। वो जहाज टकरा गया, युद्धपोत या उस पर हमला कर दिया गया। वो ये
तो उस जहाज में को बचा, वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें जो लोग थे वो मारे गए, आसपास के इलाके के लोग मारे गए, और फिदेल कास्त्रो ने, चे गुवेरा ने ये बयान दिया कि ये हमला किया गया अमेरिकी सेना के, अमेरिकी फौज के द्वारा, अमेरिकी शासकों के द्वारा हमारे जहाज पर। तो उसमें उस जहाज में जो लोग मारे गए थे उस दुर्घटना में, उनके प्रति जो एक शोक की मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में भाग लेने के लिए सिमोन द बोउआ और जियापाल सार्थ भी, जो दोस्त थे फिदेल कास्ट्रो के, ये भी आए थे, और वहीं चे गुवेरा भी कहीं थे। तो उस मौके पर इतने लोग जो मारे गए थे, और एक गुस्सा उनके भीतर था, साथ ही एक जिम्मेदारी भी उनके भीतर थी क्रांति को बचाए रखने की, आगे बढ़ाने की। तो वो जो अचानक उनको वो जो अल्बर्टो कोर्डा को जो चेहरा दिखा, वो चेहरा उनको इतना जबरदस्त तरीके से अपील किया कि उन्होंने उसका तत्काल फोटो ले लिया। उन्होंने कहा कि हमने 2 सेकंड में 2 फोटोग्राफ उनके लिए। वो फोटोग्राफ उन्होंने अपने पत्र को दिया जिसमें वो नौकरी करते थे, रेवोल्यूनिसिया ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उन्होंने कहा ये फोटो तो अच्छा नहीं है, इसको नहीं छापते, और फिर इसके बजाय सिमोन का और सार्त्र का और फिदेल का फोटो छापेंगे। तो वो फोटो उनके पास पड़ा रहा, लेकिन बाद में वो फोटो एक तरह से गुरिल्ला लड़ाई का और गुस्से का, एक जुल्म के खिलाफ गुस्से का प्रतीक बन करके ठीक वैसे ही अमर हो गया जैसे पिकासो की मोनालिसा को हम देख सकते हैं। इसके अलावा भारत में जब वो थे तो मैंने आपको बताया ही कि वो दिल्ली में अशोका होटल में रुके थे। भारत से जुड़ी हुई एक और घटना है जो अभी पिछले बरस ही में, जब क्यूबा की क्रांति के मौके पर क्यूबा के दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने कॉमरेड सुधाकर रेड्डी, कॉमरेड राजा, कॉमरेड पल्लव सेन गुप्ता वगैरह के साथ शामिल हुआ था। तब वहां पर क्यूबा के राजदूत ने ये बात कही थी कि हम वो वक्त को भूल नहीं सकते हैं जब क्यूबा एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, सोवियत संघ गिर गया था, हमारे पास में आने वाली मदद के भंडार खत्म हो गए थे। ऐसे में भारत ने 10,000 टन गेहूं और 10,000 टन चावल के को एक जहाज पर लाद करके क्यूबा के लिए भेजा था, और वो उस पर लिखा था ब्रेड ऑफ इंडिया। और फिदेल कास्ट्रो उस जहाज को रिसीव करने के लिए खुद बंदरगाह पर आए थे, और ये एक तरह से दोस्ती का, दोनों मुल्कों के भीतर की दोस्ती का एक जबरदस्त दौर कायम हुआ था। एक और बात मैं यहाँ याद करना चाहता हूँ, कॉमरेड बर्धन जब जीवित थे तब उन्होंने बताई थी कि क्यूबा के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा अधिकांश देश जो क्यूबा के साथ में रहे। जो अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध हैं, जो व्यापारिक प्रतिबंध हैं, आर्थिक प्रतिबंध हैं, दवाएं नहीं पहुंचने देते हैं, जहाज नहीं गुजरने देते हैं जरूरी सामान से भरा हुआ, तो ये सारे प्रतिबंध जो अमेरिका ने लगाए हैं, इनके खिलाफ, इसको एम्बार्गो कहते हैं, तो एम्बार्गो के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में हर साल जब भी उनकी महासभा की बैठक होती है, उसमें क्यूबा के पक्ष में एक प्रस्ताव रखा जाता है। उस प्रस्ताव पर अमेरिका छोड़ करके इक्का दुक्का देश ही होते हैं जो अमेरिका के समर्थन में आते हों, बाकी सब क्यूबा के समर्थन में अपना वोट करते हैं, चाहे वो यूरोप के देश हों। उसकी वजह भी ये है कि जो फिदेल कास्ट्रो ने जिस तरह क्यूबा को तैयार किया, जिस तरह चे गुवेरा ने क्यूबा की बुनियाद रखी, और जिस तरह वहाँ के लोगों ने क्यूबा को आगे बढ़ाया, उससे एक जबरदस्त किस्म का सम्मान, नैतिक सम्मान क्यूबा ने हासिल किया है सारी दुनिया में। यानी आप समझिए कि मुश्किल से 1.25 करोड़ की आबादी तो आज होगी, उस वक्त तो शायद 1 करोड़ की रही होगी, और आज से और 50 साल पहले जब इंकलाब हुआ था तब हो सकता है 60-70 लाख की आबादी रही। तो इतने छोटे मुल्क के ऊपर अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी तरह से उसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर सकता है।
लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव इस कदर तेज हैं, ज्यादा हैं, कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर क्यूबा पर हमला किया गया तो दुनिया के अनेक देश उठ करके खड़े हो जाएंगे। और आजकल देश का मतलब चूंकि सरकार होने लगा है, लोग नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर क्यूबा पर हमला हुआ तो दुनिया के अनेक देशों के लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सरकारें तो अब हो सकता है अमेरिका की गुलाम भी हो गई हैं। तो कॉमरेड बर्धन ने मुझे ये बताया था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और क्यूबा के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव आना था, और वाजपेयी जी पर यह दबाव था संघ की तरफ से कि क्यूबा एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, तो इसलिए उसके खिलाफ प्रस्ताव डाला जाए। अब अटल बिहारी वाजपेयी जो भी थे, कम से कम वो उस दौर के नेता थे जब राजनीति को इस तरीके से दूसरे बाहर के संगठन अपने इशारों पर नहीं चलाया करते थे, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की उनको समझ भी थी, वे विदेश मंत्री भी रह चुके थे। तो उन्होंने कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत और कॉमरेड बर्धन को बुलाया और ये कहा कि भाई क्यूबा के खिलाफ प्रस्ताव अगर पेश होगा तो भारत तो उसमें शरीक होना चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो हरगिज नहीं होना चाहिए तो ऐसे कैसे होगा? कुछ करो जाकर के सड़कों पर, दबाव बनाओ। तो वो इशारा समझ करके यहाँ के वामपंथी दलों ने जबरदस्त तरीके से क्यूबा के समर्थन में प्रदर्शन किए और सरकार को क्यूबा के हक में, क्यूबा के पक्ष में वोट देने के लिए राजी होना पड़ा। ये भी एक दिलचस्प बात मुझे अभी के लेक्चर को तैयार करने के दौरान पता चली कि क्यूबा में होसे मार्ती का नाम तो आप सब लोग जानते हैं। होसे मार्ती को बहुत ज्यादा पसंद करते थे फिदेल कास्त्रो, और होसे मार्ती के किसी ना किसी कविता के अंश के साथ ही उनकी बात शुरू या खत्म होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्यूबा के भीतर अलग जगहों की, अब वहां एक पूरी लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है वो टैगोर के नाम पर, रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम पर। तो ये जो एक अंतरराष्ट्रीयतावाद का जो वो है, वो हमें क्यूबा से जरूर सीखना चाहिए। इसमें एक और बड़ी चीज जो आपको मैं साझा करना चाहता हूँ वो ये, वो आज के दौर में खासतौर से उसकी जगह जगह पर चर्चा है। जैसे केरल की जगह जगह पर चर्चा है कि केरल में चूंकि सामुदायिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया गया, इसलिए वहां ये आज नौबत है कि हम कोविड-19 के सबसे कमजोर असर को कहीं देखते हैं तो वो केरल है। और उसकी वजह यह है कि वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से ही चाक चौबंद रखा गया है, वो केवल कोविड-19 आने के बाद से नहीं। और ठीक इसी तरह से आप सोचिए कि जो 1.25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है क्यूबा, उसकी चिकित्सा व्यवस्था, उसके जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्थाओं में से। वहां जो कम्युनिटी हेल्थ है वो उसको किस तरीके से करते हैं, ये सोच करके ही बड़ा एक दिलचस्प तरह का वो ख्याल आता है। देखिए, अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का, इन द सेंस जो सबसे अमीर मुल्क है, वो क्यूबा से करीब करीब 4 गुना ज्यादा अपने प्रति नागरिक मेडिकल खर्च करता है। लेकिन वो करता है सब कुछ वाया इंश्योरेंस कंपनीज। वहां हेल्थ सेक्टर जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस है, और बिजनेस है तो प्रॉफिट का मामला रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्यूबा के भीतर करीब $800 प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार प्रति वर्ष का खर्च है, जो इनके यहाँ अमेरिका में 3,500 से ज्यादा का है। तो ये जो खर्च है, ये खर्च किस तरह से किया जाता है? ये कम्युनिटी, डॉक्टर जो होगा वो कम्युनिटी के भीतर होगा, क्लिनिक जो होगा वो कम्युनिटी के भीतर होगा। जैसे हम स्कूल के बारे में बात करते हैं कि स्कूल्स को हमारी रिहायश की जगह के पास होना चाहिए, वो वहां है। ठीक वैसे ही अस्पतालों को हमारी रिहायश के इलाके के पास रहना चाहिए। गांव के भीतर रूरल मेडिसिन का प्रोग्राम 1970s में सबसे ज्यादा तेजी के साथ में क्यूबा में किया गया।
क्यूबा में 1959 की इंकलाब के बाद लगभग 10 साल तक चीज़ों को समेटने में वक्त लगा, रोजगार को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करने में, इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करने में वक्त लगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए और एजुकेशन को प्रायोरिटी दे करके जबरदस्त तरीके से अपनी क्रांति को कामयाब बनाया। देखिए, क्रांति कर डालना एक बात है, क्रांति करना मतलब आपने एक व्यवस्था को हटा दिया और दूसरी व्यवस्था को आपने कायम किया। लेकिन दूसरी व्यवस्था कायम रह जाए, इसके लिए आपको क्रांति को रोज बचाने की जरूरत पड़ती है। तो यू हैव टू सेव द रिवॉल्यूशन, और वो सेव करने में आपको उसे एडवांस भी करना होता है, और जितना वो एडवांस होता है उतना वो सुरक्षित होता जाता है, उतना वो लोगों के दिलों में और गहरा उतरता जाता है, उतना वो ये समझते जाते हैं लोग कि भले हमें तनख्वाहें ज्यादा नहीं मिल रही हो, भले हमें सुविधाएं ज्यादा नहीं मिल रही हो, लेकिन हम सबको कुछ गारंटीज हैं कि हमें हमारे जीवन को हमें अच्छी चीजें मिलेंगी। क्यूबा के भीतर जब ये सामुदायिक सेवाओं का पूरा दौर शुरू हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर्स को चूज करके सबसे पहले तो ये कि कम्युनिटी के साथ साथ उनके दिमाग में एक इंटरनेशनलिज्म था, इसलिए करीब 4000 डॉक्टर्स उन्होंने एक ऐसे फील्ड के लिए चुने थे जिनको कहा जा रहा था यूनिवर्सल डॉक्टर्स। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के जहां इनकी जरूरत होगी वहां मदद मुहैया कराएंगे, और चाहे वहां तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे ज्वालामुखी फटे, चाहे कोई महामारी आए, क्यूबा के डॉक्टर्स सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक होते हैं। आज भी करीब 55 देशों में उनके डॉक्टर्स, इतने छोटे से मुल्क के डॉक्टर्स मौजूद हैं, अपनी जान हथेली पर रख करके और अपने शानदार बेहतरीन किस्म की चिकित्सा सुविधाओं का अनुभव लेकर के वो लोगों की मदद कर रहे हैं। क्यूबा वो देश है जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी 79 ईयर्स, 79 साल, जबकि अमेरिका में 78 साल है। और भी मुल्कों की तुलना में क्यूबा के भीतर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। और इन सब चीजों के साथ में ये एक बात खास है कि क्यूबा ने कभी फिदेल को और चे को केवल क्यूबा का नहीं माना, इसलिए दुनिया की बदलाव चाहने वाली क्रांतिकारी जनता हमेशा फिदेल को और चे को अपना समझती है, वो उन्हें किसी दूसरे देश का नहीं समझती। और इसी तरह से चे गुएरा बहुत सारे देशों के बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ शामिल थे, लेकिन वियतनाम के साथ में टू थ्री मैनी वियतनाम का उनका नारा था, और वो वियत कांग्स के साथ भी काफी शरीक थे और उनसे प्रभावित थे। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि चे के व्यक्तित्व के भीतर कई सारे अंतर्द्वंद भी, चे कोई अवतार नहीं थे। चे गुवेरा को ये भी हम कह सकते हैं कि जिस बाजार के खिलाफ वो लड़ते रहे, लड़ना चाहते थे, जिसकी व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे समाजवाद की व्यवस्था के जरिए, उस बाजार ने उनको खूब बेचा। यहाँ तक कि मतलब माचिस की डिब्बियों पर और सिगार्स पर और टी शर्ट्स पर और शराब की बोतलों पर और सिगरेट के खोखों पर और यहाँ तक कि कंडोम पर भी छाप करके बेचा। वो उनको एक युवा युवा होने का एक इस तरह का आइकॉन बना दिया गया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो आपको चे की टी शर्ट या चे का कुछ ना कुछ पहने हुए लोग कहीं ना कहीं नौजवान मिलेंगे। लेकिन ये बात भी आप जान लीजिए कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे चे के बारे में नहीं जानते। वो सोचेंगे कि ये माइकल जैक्सन का पोस्टर है, वो सोचेंगे कि ये हॉलीवुड के किसी एक्टर का पोस्टर, वो सोचेंगे कि ये कोई होगा जिसको कि वो नहीं जानते। तो चे की विचारधारा को खत्म करके चे को एक विचारधाराहीन उग्र कैरेक्टर बना करके बेचने का काम बाजार ने करना चाहा है, पूंजीवाद ने, और वो किया है। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम चे के अपने इस शानदार व्यक्तित्व को, जो पढ़ने से बना, जो लड़ने से बना, जो एआईएसएफ का नारा है कि पढ़ाई लड़ाई साथ साथ, उस तरह के काम को करते हुए बना, उस व्यक्तित्व को हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि चे के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत
क्रूर व्यक्ति थे, वो क्रूर थे। उनके भीतर वो इस तरह की बात नहीं करते थे कि मैं तो दुश्मनों से भी प्यार करता हूँ। वो उस तरह के जीवन में उनका यकीन नहीं था। वो एक क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी और वो सशस्त्र सैन्य क्रांतिकारी थे। इसलिए वो सामने वाले की गोली के सामने अपना सर नहीं झुका सकते थे, लोगों के लिए लड़ते थे और इस वजह से उन्हें क्रूर कहा जाता है। लेकिन उनकी क्रूरता का ये था कहना, उनकी बात को मैं याद करना चाहता हूँ कि एक सच्चा क्रांतिकारी, एक अच्छा क्रांतिकारी बिना जबरदस्त प्यार से भरे हुए दिल के हो नहीं सकता। जिस इंसान के भीतर जबरदस्त प्यार न भरा हो पूरी मानवता के लिए, पूरे इस कायनात के लिए, वो क्रांति के मकसद में कहाँ सोचेगा ही नहीं वो उसके बारे में। और दूसरा उनका जो एक कोट था वो ये था कि अगर तुम्हारा दिल किसी भी अन्याय से, दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले छोटे बड़े कैसे भी अन्याय से खौलता है, तकलीफ होती है तुम्हें, तो फिर तुम मेरे कॉमरेड हो, तुम मेरे साथी हो। आज ये दो बातें हमें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी तरह से सोचने के लिए विवश करती हैं। आज देखिए क्या है कि आप कौन सी पार्टी के हैं, कौन से आप झंडे के नीचे हैं, कौन से नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, और तो कल अगर कोई विरोध प्रदर्शन होना है तो कौन सा झंडा जाना है, कौन सा नेता होना है, ये सब चीजें जरूरी हैं मतलब संगठन के लेवल पर। लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि हम अपने साथियों के दायरे को व्यापक और विस्तृत करें। जिनके दिल भी खौल रहे हैं किसी भी अन्याय से, उन्हें अपना साथी बनाना, उन्हें अपना कॉमरेड बनाना और उन्हें इकट्ठा करके एक योजना के भीतर शामिल करना। और वो योजना इंकलाब की हो, वो योजना ऐसे शोषण वाले समाज को पलट डालने की हो, बदल डालने की हो, ऐसी योजना का हिस्सा बनाना। ये हमारा शायद आज का एक जरूरी काम है, सबक है। और ये सब करते हुए अपने दिल को इतना संवेदनशील रखना कि जो लोग पैदल चल करके गए हैं, अपमान से भरे हुए, बेरोजगार होकर, सरकारी हिकारत के से परेशान होकर, सरकार की जुल्म ज्यादती से परेशान होकर अपने गांव पहुंचे हैं जहां भूख उनका इंतजार कर रही है, उन लोगों की व्यथा को, उन लोगों की तकलीफ को एक मिनट के लिए भी अपने दिल से ओझल ना होने देना। तब हम उन लोगों को वापस अपने साथ जोड़ पाएंगे। ब्रेस्ट ने एक बात कही थी कि मैं तुम्हारे देश की नहीं, अपने देश की बात कर रहा हूँ। गौहर रजा ने एक फिल्म बनाई थी बर्टोल्ड ब्रेस्ट के ऊपर, जो उसका नाम था जुल्मतों के दौर में, इन द डार्क टाइम्स। उसमें ब्रेस्ट की आवाज बार बार आकर के ये कहती है कि मेरे साथ मेरे मुल्क जर्मनी में 1945 में ये हुआ। मैं तुम्हारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश जर्मनी, अपने वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्रेस्ट कर रहे थे वो हमारे वक्त की भी बात कर रहे थे, वो हमारे वतन की भी बात कर रहे थे, वो उस खतरे की भी बात कर रहे थे जिसे आज हम लोग कह रहे हैं कि फांसीवाद फिर से आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। तो उसे रोकने के लिए क्या काम किए जाएंगे, क्या काम करने की जरूरत है, उनके लिए चे गुवेरा, फिदेल कास्ट्रो, मार्क्स, लेनिन जैसे लोग, हो ची मिन जैसे लोग हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे। आज उन्हें याद करते हुए, अब उन्हें अपना लाल सलाम पेश करते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि वो हमें इंकलाब के रास्ते पर आगे बढ़ने की समझदारी जरूर देंगे। लाल सलाम।